दिस लेक्चर। आज जो है वो कुछ अनाउंसमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आप प्रोजेक्ट जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कोर्स का, और थोड़ा सा जो है मैंने इस दफ़ा फॉर्मेट उसका चेंज किया है बेस्ड अपॉन क्लास की जो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बेस पर। और उसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट सम डेफिनेशंस, और फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास टाइम होता है तो वी विल टॉक अबाउट वेक्टर स्पेसेस, और वेक्टर स्पेसेस के बाद जो है फिर हम बात करेंगे लीनियर सब स्पेस और बाकी जो भी हमारे पास टॉपिक्स यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। सो सबसे पहले जो अनाउंसमेंट है उसमें बेसिकली एक तो ये कि जो बुक्स हैं आप लोगों की, एक कोर्स बुक है, टेक्स्ट बुक जो है वो भी मैंने अपलोड कर दी है MS टीम्स के ऊपर, और 2 रेफरेंस बुक्स भी कर दी हैं। 3rd रेफरेंस बुक वो भी मुझे मिल नहीं रही है, उसकी सॉफ्ट कॉपी अगर मिलती है तो मैं अपलोड कर दूंगी। लेकिन ये कि दिस इज़ नॉट द ओनली सेट ऑफ रिसोर्स जो कि आप को मैं मशवरा दूंगी कि आप यूज़ करें। यू आर फ्री टू डेफिनेटली सर्च एनीवेयर जहाँ से भी आप करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो भी प्रोजेक्ट का मैंने अपलोड कर दिया है MS टीम्स के ऊपर ही। MS टीम्स में अगर आप फाइल्स में जाएंगे ना, वहाँ पे जाके आपको ये चीज़ें मिलेंगी। फाइल्स में जाके बुक्स का एक फोल्डर मैंने बनाया है जिसके अंदर बुक्स मौजूद हैं, और उसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो फाइल में मौजूद है। लास्ट टाइम का जो लेक्चर था, जो स्लाइड्स थी वो मैंने अपलोड कर दी हैं। हैंड रिटन जो नोट्स मैंने आपको कहे थे वो मैं अपलोड कर दूंगी इसी के ऊपर। तो हर वीक जो भी नोट्स वगैरह हुआ करेंगे वो मैं इधर ही अपलोड कर दिया करूँगी। आई विल नॉट अनाउंस एवरी वीक, लेकिन यू शुड जस्ट नो कि वहाँ पर ही अपलोड हो जाया करेंगे। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट टू डू एनीथिंग, प्रोजेक्ट डिटेल्स मैं एक्चुअली इमीडिएटली फर्स्ट वीक में इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दें। उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें जो है वो शेप में आती हैं, लेकिन कम से कम आपको आइडिया हो कि आपने करना क्या है। इससे पहले जो प्रोजेक्ट्स होते थे ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न्स था। मैं खुद पेपर्स मैंने कुछ ढूंढ के रखे हुए थे जो आसान इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से होते थे, और उनको जो था स्टूडेंट्स को मैं ये कहती थी कि उनमें से कुछ भी सेलेक्ट कर लें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें। बट दिस टाइम आई एम एक्चुअली चेंजिंग द पैटर्न, और इसमें काइंड ऑफ मैं आप लोगों को ज़्यादा जो है वो फ्रीडम दे रही हूँ, और थोड़ी सी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की ऑप्शंस थोड़ी मतलब यानी आप ये कह लें कि काम वैसे कम है, लेकिन ये कि यू नीड टू डू ऑल ऑन योर ओन। मतलब आपको खुद सर्च करने की ज़रूरत है कि आप क्या करेंगे। प्लस ये कि क्योंकि हमारे पास इस क्लास तो बहुत छोटी है मगर इंटरेस्टिंग है इस लिहाज से कि हमारे पास जो है वो इस क्लास में देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबिलिटीज़ इन द स्टूडेंट्स के। हमारे पास मैथ, अप्लाइड मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा हमारे पास इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं, और इलेक्ट्रिकल और दोनों में जो है वो MS और PhD दोनों के स्टूडेंट्स हैं। तो इस वजह से मैंने डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रखी हैं फॉर एवरीवन, और वो मैं थोड़ा सा जो है ब्रीफ कर देती हूँ, आप डिटेल पे बाद में पढ़ लीजिएगा। डबल ही जो स्टूडेंट होंगे दे नीड टू इम्प्लीमेंट द थिंग्स, बिकॉज जाहिर है कि उनकी कोडिंग वगैरह जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मैटलैब में, पाइथन में, किसी में भी जो उन्होंने डेफिनेटली काम किया हुआ होगा। तो डबल ई के जो MS के स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो ये करना होगा कि ओके, सबसे पहले तो ये कि आप सारे लोग जो हैं, मैं 2 वीक्स का आपको टाइम दे रही हूँ फ्रॉम टुडे, और आप सारे लोगों ने जो है वो ये करना है कि इन 2 वीक्स में जो है वो सबसे पहले सिलेक्शन करके मुझे देनी है। अब सिलेक्शन किस तरह से होगी? जो MS के स्टूडेंट्स हैं दे विल जस्ट नीड टू सेलेक्ट एनी 2 पेपर्स फ्रॉम द सेम डोमेन, जो कि यानी किसी भी तरह की एप्लीकेशन है, लीनियर अलजेब्रा की कोई भी एप्लीकेशन जो है जो आपको उसमें नज़र आ रही हो, 2 पेपर्स आपने सर्च करने हैं। वो स्पीच प्रोसेसिंग हो सकती है, वीडियो प्रोसेसिंग हो सकती है, इमेज प्रोसेसिंग हो सकती है, किसी भी डोमेन से, आई डोंट केयर। लेकिन ये कि उसमें जो है ना कोई ना कोई एप्लीकेशन वगैरह जो है वो लीनियर अलजेब्रा की कहीं भी यूज़ हो रही हो एप्लीकेशन। अगर आप जो कोर्स कंटेंट्स हैं उसमें से भी कुछ उठाना चाहते हैं तो दैट इज़ ओके। कोर्स कंटेंट्स आपको कहाँ से मिल जाएंगे? जो लेक्चर मैंने अपलोड किया है, अभी जो पिछली स्लाइड अपलोड की है, वहाँ से मिल जाएंगे कि क्या क्या हम ओवरऑल कवर करेंगे।
उसमें से करना चाहें दैट इज वेल एंड गुड। अगर उसमें से नहीं भी है, इफ देयर इज एनी अदर टॉपिक जो हम कवर नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपका ख्याल है कि इट इज एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, तो आपने वो कोई भी एक, फॉर एग्जांपल अगर लेट्स सपोज कि आप सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन को करना चाहते हैं इम्प्लीमेंट, तो आप 2 सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के पेपर उठाएंगे, लेकिन वो दोनों पेपर्स जो हैं दे शुड बी फॉर द सेम एल्गोरिदम या सेम आइडिया या सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर होने चाहिए, और आपने उनके रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस करना है और एट द एंड आपने जो है वो रिजल्ट उनका प्रेजेंट करना है कि जो आपने जो दोनों तरीकों से इम्प्लीमेंट किया या दोनों पेपर्स को इम्प्लीमेंट किया तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया। जो पीएचडी वाले डबल ई के स्टूडेंट्स हैं उनसे मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि वो एप्लीकेशंस ढूंढें रिलेटेड टू देयर ओन डोमेन, जिसमें लीनियर अलजेब्रा कहीं भी अप्लाई हो रहा है, किसी भी फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। और उसको ढूंढने के बाद जो है उन्होंने भी इम्प्लीमेंट करना है एप्लीकेशन को, बट आई वुड लाइक देम टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन। यानी अगर वो रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं किसी पेपर को तो उसके आगे थोड़ी बहुत चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो ये कह सकें कि हाँ जी ये हमारा अपना आइडिया था, ठीक है। और द बेसिक आइडिया फॉर दैट इज़ बिकॉज पीएचडी जो स्टूडेंट्स होते हैं दे नीड टू कम अप विद न्यू थिंग्स, तो मैं कोई बहुत एलाबोरेट चीज़ नहीं चाह रही, लेकिन ये कि कुछ ना कुछ उनकी अपनी तरफ से होने की ज़रूरत है। जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मुझे आप में से 1-2 लोगों ने जो है वो बताया भी है, तो आपका जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज़ लिटरेचर सर्वे ही मैं कहूँगी दोनों एमएस और पीएचडी दोनों से। द मेन डिफरेंस इज के जो एमएस है they should be they would be doing literature survey from 15 publications, और ये 15 publications can be from any domain, लेकिन जाहिर है कि एक किसी डोमेन की होंगी। अगेन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर अलजेब्रा जो है वो किसी भी एक डोमेन से। अगेन मैं एसवीडी की एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स सपोज के आप जो है एसवीडी इमेज प्रोसेसिंग पे करना चाहते हैं लिटरेचर सर्वे, सो यू वुड हैव टू सेलेक्ट 15 वेल साइटेड। मैंने इसलिए कहा है क्योंकि वेल साइटेड का मतलब ये होता है कि पेपर्स जो हैं वो किसी ने अच्छे लिखे हुए हैं। तो अगर आप 15 पेपर्स पढ़ रहे हैं पूरे सेमेस्टर में तो यू शुड बी रीडिंग समथिंग विच इज़ गुड। और अगर आप लोग जो है वो अपने डोमेन से रेलिवेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैथ्स जो आप एमएस वाले हैं वो भी कोई ना कोई रिसर्च कर रहे होते हैं, तो वेल एंड गुड। लेकिन अगर आपने अभी तक डोमेन डिसाइड नहीं किया हुआ तो दैट इज़ ऑल्सो ओके, आप किसी भी डोमेन से कर सकते हैं, लेकिन आपने 15 पेपर्स करने हैं और उनका सिर्फ लिटरेचर सर्वे हमें करके जो है मतलब एंड में आपने करके मुझे देना है। और जो पीएचडी वाले हैं अगेन हैव टू डू द सेम थिंग जो आपकी, लेकिन डिफरेंस है वो ये कि यू नीड टू डू इट फ्रॉम योर ओन रिसर्च डोमेन। जो भी आपने सोचा हुआ, अगर आपने काम नहीं भी शुरू किया हुआ तो इट डजेंट मैटर, ब्रॉड एरिया तो सोचा वही होता है ना पीएचडी वालों ने, तो उस डोमेन में करना है। और आपने 30 पेपर्स को जो है वो का लिटरेचर सर्वे करना है। सो यू डोंट नीड टू डू द कोडिंग, लेकिन काइंड ऑफ कम्प्रीहेंसिव सा लिटरेचर सर्वे होना चाहिए जो एएमएस के स्टूडेंट है। अच्छा, प्रोजेक्ट जो है वन थिंग इम्पॉर्टेंट कि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स होंगे और ग्रुपिंग नहीं अलाउड है, चाहे वो एमएस है या पीएचडी है, बिकॉज आई हैव मैंने वैसे ही ग्रुपिंग कर दी है बेस्ड अपॉन द डिफ़िकल्टी लेवल, तो इसलिए जो है वो इससे ज़्यादा ग्रुपिंग जो है वो मतलब एमएस और पीएचडी को क्योंकि मैंने अलग कर दिया है, सो आई वुड नॉट अलाउ फर्दर ग्रुपिंग इन इम्प्लीमेंटेशन। और जो डिलीवरेबल्स हैं आप लोगों के 2 वीक्स फ्रॉम नाउ आपने सिर्फ प्रोजेक्ट सिलेक्शन करनी है, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट सिलेक्शन जो है उसमें आपने ना सेलेक्ट करने से पहले मुझसे मिलना है किसी दिन। आप सारे लोगों को 2 वीक का टाइम मैं इसलिए दे रही हूँ कि 1 वीक में आप सर्च करें कि आप क्या करना चाहते हैं, और अगले वीक में मुझसे टाइम लेके इंडिविजुअली जस्ट फॉर इवन फॉर 10 मिनट्स कि डिस्कस करें कि शुड यू बी डूइंग दैट और नॉट, कि जो भी आप चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर है मैं एमएस और पीएचडी वालों से, ये मैथ वालों से ये एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप 15 पेपर्स और 30 पेपर्स जो है वो मुझे ढूंढ के 1 वीक में दिखाएं, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि आप किस में करना चाह रहे हैं ताकि और क्या टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सारों को जो है ना विद इन 1 वीक जो है वो आप करके अगले वीक में मतलब 15 को आपने मुझे फाइनल टॉपिक बताना है,
ठीक है, कि फाइनल आप काम करके किस पे रहे होंगे, नथिंग मोर देन दैट। उस दिन मैं आपसे ये नहीं मांग रही कि आप मुझे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन करके दें, मगर 15 डेज तक डिसीजन आपका फाइनल हो जाना चाहिए। उसके बाद अगले 15 डेज में जो है वो आपको ओवरव्यू या साइनॉप्सिस की सबमिशन का मतलब ये है कि यू वुड बी सबमिटिंग समथिंग अबाउट मे बी 1 or 2 पेजेस की डिटेल कि आप करेंगे क्या, व्हाट डू यू प्लान के आपका जो है वो पेपर में हो रहा होगा। और उसके बाद यानी इसका मतलब है कि 1 month फ्रॉम नाउ ये चीज़ आप सबमिट कर चुके होंगे, 4 weeks फ्रॉम नाउ। और उसके बाद जो है आपके बिफोर फाइनल सबमिशन 2 डिलीवरेबल्स होंगे जिसकी मैं डेट्स आप लोगों की बाद में अनाउंस करूंगी, जिसमें आपने मुझे 20 मतलब आप ये कह लें कि आपको जो है ना बेबी आफ्टर 1 week ईच, सॉरी 1 week नहीं 1 month और 1.5 month के बाद जो है मैं आपको कोई डेट दिया करूंगी कि हाँ जी इस डेट पे जो है आपने कुछ सबमिट करना है। तो उस वक्त जो है वो आपने मतलब जो आप ये कह लें कि जो मिड सेमेस्टर का काम है ना, ताकि आप साथ साथ काम करते रहें, इसमें आपका फ़ायदा है। तो सिर्फ 2 दफ़ा आप लोगों ने जो है वो करना होगा सबमिट। और उसके बाद जो है एंड में मे बी लास्ट 2 weeks पे जो डबल ई वाले हैं, या मे बी लास्ट वीक में डबल ई वाले जो हैं उनको कोड और डाटा सबमिशन करना होगा। जो मैथ वाले हैं उन्होंने दोनों सिर्फ रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। डबल ई वालों ने कोड डाटा एंड प्लस जो रिपोर्ट है वो दोनों चीज़ें सबमिट करनी होंगी। लेकिन ये कि डबल ई वालों के जो मार्क्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं बिफोर बिटवीन कोड एंड रिपोर्ट, जबकि जो मैथ वाले हैं उनके इसकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उनका बहुत ज़्यादा होगा ही लिटरेचर सर्वे। तो ज़ाहिर है उनकी रिपोर्ट जो है दैट वुड बी समथिंग मोर एलोबोरेट एज कम्पेयर टू जो डबल ई वाले कर रहे होंगे। और बिल्कुल जो लास्ट वीक ऑफ द सेमेस्टर होगा उसमें आपकी प्रेजेंटेशन हो रही होगी। दिस इज़ अ टेंटेटिव मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। और टोटल जो है मैंने 20% वेटेज रखा हुआ है प्रोजेक्ट का। आई मे इंक्रीज इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन के अगर आप लोगों का मुझे नज़र आ रहा है कि आप अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो जस्ट टू गिव यू मोर मार्क्स फॉर योर एफर्ट्स आई कैन मेक इट 25% और मे बी 30%, और बाकी किसी जगह से हम मार्क्स, हो सकता है मैं फाइनल के मार्क्स कम कर दूँ, फाइनल शॉर्ट कर दूँ और मिड टर्म के मार्क्स कम कर दूँ। तो द थिंग इज के इट ऑल डिपेंड्स कि आप लोग मुझे कैसा काम करते हुए नज़र आते हैं। एट द एंड आई विल इंक्रीज द मार्क्स, मैं इसे डिक्रीज नहीं करूंगी। अगर आप बहुत बुरा भी करते हैं तो इट डजेंट मैटर, 20% तो होगी वेटेज। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो अगर पूरी क्लास मुझे नज़र आता है कि यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स इन प्रोजेक्ट, तो मे बी मैं 30 कर दूं और उसके बाद जो है आपके एग्ज़ाम में जो है आपका लोड थोड़ा कम कर दूँ। ठीक है, बट इट विल डिपेंड अपॉन कि आप ये सारे डिलीवरेबल्स जो हैं उनको कितना सीरियसली लेते हैं। ओके, अब अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टार्ट विद द लेक्चर। ओके, समझ में मैम आ गया ये सारा? पेपर दो ही जी जी बोले, आप एमएस के पेपर हैं? दो ही हमने करने हैं, डबल ई की जो नहीं मैम, एमएस एमएस डबल ई वाले, एमएस के। जी हाँ जी जी, 2 जी इम्प्लीमेंट एमएस। करना है लेकिन आपने, ठीक है, आपने लिटरेचर सर्वे नहीं करना, अच्छा आपने इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, डबल ई वालों ने इम्प्लीमेंट करना है, अच्छा। और जो लिटरेचर सर्वे है वो अगर मैथ मैम वाला। आपके पास जी जी बोले। आपके पास कोई इस किस्म के मैम प्रोजेक्ट्स हों कि जो हमें गाइड कर सके, क्योंकि बैचलर्स लेवल में भी जो लीनियर अलजेब्रा है उसके लिए हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, तो हमें ठीक एक है आइडिया सा हो जाए कि आप मैम चाहती जी, क्या जरूर है जरूर जरूर, इसमें। मैं आपके साथ, ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड एक्चुअली क्वेश्चन। मैं आपके साथ ना पिछले कुछ पेपर जो स्टूडेंट्स ने इम्प्लीमेंट किए थे ना वो इसी पे शेयर कर दूंगी। जो इन लोगों ने मतलब उनका ठीक। इम्प्लीमेंटेशंस तो नहीं शेयर करूंगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर शेयर कर दूंगी कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स करते रहे हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंट, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बट आई वुड एडवाइस कि उनको आप नहीं करेंगे जो मैं करूंगी ना अपलोड। आप अपना देखें, मुझे ना थोड़ा सा ये क्लास, हालांकि थोड़ी सी इस लिहाज से मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी कि बहुत कम बच्चे हैं, तो लेकिन ये कि इस लिहाज से मुझे ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगी है कि उन बहुत कम बच्चों में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। तो आई जस्ट वांट टू सी के, और सबसे बढ़कर ये कि अक्सर लोगों का जो है ना कोई बैकग्राउंड है कि किसी ना किसी चीज़ में अच्छा काम किया हुआ है। सो आई वुड लाइक टू सी
नहीं कि आप लोग खुद से सर्च करके क्या करते हैं, लेकिन ये कि डेफिनेटली यू वुड नीड सम, आप ये कह लें कि आपको जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। तो उसके लिए वो डेफिनेटली मैं आपको जो है ना कुछ पेपर्स अपलोड कर दूंगी, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप उसी तरह से जो है उन्हीं तरह के पेपर जो है ना कुछ और ढूंढने की कोशिश करें। और अगर आपके जहन में कुछ आइडिया ऑलरेडी है कि आप क्या रिसर्च करना चाहेंगे आगे जाके, तो मे बी आप ये 2 पेपर्स उसी रिसर्च से रिलेटेड भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड अनदर थिंग कि फर्ज करें कि आप लेट्स सपोज कि आप न्यूरो साइंस से रिलेटेड जो है रिसर्च करते हैं, तो डेफिनेटली जो डेटा है वो इवन आई कैन प्रोवाइड यू विद दैट डेटा। और अगर आप फर्स्ट करें न्यूरो साइंस से नहीं भी करते, आप किसी और फील्ड से करना चाहते हैं, लेट्स सपोज कि आप कम्युनिकेशंस की फील्ड से करना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी कि हम कहीं और से डेटा उसका ले सकते हैं, मगर ये कि जस्ट ट्राई टू मेक इट इंटरेस्टिंग अपने लिए भी और मेरे लिए भी और हम सारों के लिए, ताकि जो है ना वो एंड में जो है वो मार्क्स तो आपको मिले ही, मगर ये कि साथ साथ आपको कुछ ना प्रैक्टिकली समझ में आए कि एप्लीकेशन कैसे करके निकल सकते हैं आप अपनी फील्ड में जो है। और जाहिर है कि मैं इस तरह के जो क्वेश्चंस भी आप लोगों को देती रहूंगी असाइनमेंट्स में। मोस्ट प्रोबेबली मैं अगले वीक में असाइनमेंट दूंगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे, जिससे यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह से एप्लीकेशन होती है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, और पेपर जो है वो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन, कमेंट, एनीथिंग? नो? ओके ओके, सो लेट्स अच्छा, और जो ये चीज़ एक मैंने इम्पॉर्टेंट नोट ऊपर लिखा हुआ है, ये याद रखिए, ये जो है कि प्लेजरिज्म जो है ना, जो आपकी रिपोर्ट होगी ना, मतलब अभी इसमें से एक आइटम जो मैंने निकाला है, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कहती थी कि रिपोर्ट के बजाय वो पेपर लिखें। मतलब पेपर और रिपोर्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो IEEE फॉर्मेट में, और रिपोर्ट जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा उसमें फ्रीडम होती है, पेपर जो होता है उसमें थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट किस्म का क्राइटेरिया होता है इस दफ़ा। लेकिन मैंने पेपर की जो है वो रिक्वायरमेंट ख़त्म कर दी है। लेकिन ये कि रिपोर्ट में प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, मोर देन 15%, कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे आप लोग। और उसके लिए अगर हम प्लेजरिज्म चेक लगाते हैं, अगर आपके पास ये ऑप्शन ना हो कि आप कैसे चेक करेंगे, तो यू शुड, जब आपका एंड में रिपोर्ट आएगी, जब भी आपने लिख ली होगी, तो या किसी भी लेवल पे अगर आप ये चाहते हैं, साइनॉप्सिस हैं, रिपोर्ट है, तो अगर आप चाहते हैं कि प्लेजरिज्म चेक वो करवाना चाहते हैं, तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी एंड आई कैन गेट इट चेक्ड फ्रॉम माय ओन अकाउंट के। मगर ये कि कॉपी पेस्ट अगर होगा, तो जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि चीज़ें फिर 0 मार्क्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ओके, लेट्स मूव टू द क्लास इटसेल्फ। सो वी विल स्टार्ट विद डेफिनेशंस, और हम बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। द रीज़न बीइंग, जिस तरह कल भी मैंने कहा था, आप में से सब लोगों ने डेफिनेटली लीनियर अलजेब्रा पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को पढ़े हुए बहुत अरसा हो गया है। प्लस ये कि कुछ लोगों ने अभी पढ़ा है, लेकिन बिकॉज डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं, तो आप में से कुछ लोग जो हैं उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, कुछ ने नहीं पढ़ी होंगी, एंड देयर आर सर्टन थिंग्स जिसकी हमें ज़रूरत बार बार पढ़ती रहेगी, सर्टन टर्मिनोलॉजी, सर्टन कॉन्सेप्ट जो कि हम इसमें जो है वो बार बार यूज़ करते रहेंगे। और जिस तरह हमने लास्ट क्लास में देखा था कि वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम इसलिए सॉल्व करेंगे बिकॉज वी विल बी एक्चुअली सीइंग इन दिस कोर्स के जो हमारे पास जो भी सिग्नल्स हैं उनको हम वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मैट्रिसेस की फॉर्म में कर सकते हैं। तो वंस यू कैन हैव सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस एंड वेक्टर्स, तो इसका मतलब है कि अगर आप उन सिग्नल्स वेक्टर्स या मैट्रिसेस को प्रोसेस कर रहे हैं, तो यू आर इफेक्टिवली प्रोसेसिंग द सिग्नल्स एंड सॉल्विंग फॉर द सिग्नल स्पेसेस। तो ये कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, और उसके लिए वी नीड सर्टेन डेफिनेशन, जिसमें से कुछ डेफिनेशंस आपको बहुत आसान भी लगेंगी, कुछ आपको रिकॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी, बट वी विल बी यूजिंग दैम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसलिए हम इसको जो है वो आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। वी विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक डेफिनेशन जो कि हमारे पास ओके जो सबसे पहली डेफिनेशन जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज सेट की डेफिनेशन है, ठीक है। सेट, व्हाट इज सेट? और ये डेफिनेशन जो है ना, ये मैंने आपकी जो बुक है, जो हमारी कोर्स की टेक्स्ट बुक है,
और उसका अपेंडिक्स ए है जहाँ से मैंने ली हैं, तो यू कैन एक्चुअली गो रिविजिट देयर आल्सो। लेट मी एक्चुअली रीड फ्रॉम हेयर एंड देन वी कैन डिस्कस। तो सेट थ्योरी जो है, सेट क्या होता है वैसे? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपके पास जो है, ये आप लोगों ने यकीनन कहीं स्कूल कॉलेज में 9th-10th में और मे बी एफएससी में जो है ये डेफिनेशन पढ़ी होगी। और उसके बाद अगर हमारे पास लेट्स सपोज के एक सेट है ए है, ठीक है, एंड इफ आई राइट x belongs to a, then it means के x is an element of this set a, ठीक है। and then we also know कि अगर हमारे पास हम इसके ऊपर एक लाइन लगा देते हैं, क्रॉस कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि it does not belongs to a, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो है we have certain सेट्स हैं जो कि डिफाइन है यूनिवर्सली, और उनको जो है वो हमने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट सिंबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी से जो है वो हम सेट ऑफ इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है, कौन बताएगा? मैम 0 1 2 3 ठीक है। 0 इंटीजर्स जो हैं वो 0 और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, और उसमें नेगेटिव भी होते हैं, बट उसमें हमारे पास जो है वो डेसिमल वैल्यूज नहीं आती, सिंपल हमारे पास होते हैं। ठीक है। तो इंटीजर्स में जो है वो +-1 +-2 एंड सो फोर्थ आपके पास जो है वो सारे के सारे आ जाते हैं। क्यू को जो हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं? जो कि डेसिमल की पॉइंट में यानी m/n की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एंड व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर ऐसा हो जाए, 0 हो जाए, तो वो इन्फिनिटी हो जाते हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट रियल नंबर? रियल नंबर हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स आर द नंबर्स व्हिच आर व्हाट? कौन बताएगा? अब क्लास में नहीं है, एनीवन? मैम बेसिकली अगर हम रैशनल इरैशनल नंबर्स को इकट्ठा कर लें तो हमारे पास जो है वो रियल नंबर्स आ जाते हैं, जो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा बाकी सारे जितने भी सेट्स होते हैं नंबर्स के, वो सारे जो है वो कंटेन करते हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेट मी सी कि आपकी क्लास में कौन कौन अभी अवेलेबल है। ये एक अच्छी बात है कि मुझे जो है वो नाम भी आप लोगों के नजर आ रहे हैं जी। सारंग मुझे बताएंगे, सारंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स? जी सारंग हैं आप? मैम रैशनल नंबर तो रियल नंबर होते हैं, जिस तरह 1 2 3, और इरैशनल में अपना अंडर रूट में भी आ जाते हैं वैसे नंबर। ओके, रैशनल तो अभी मैंने बताया कि क्यू जो है ना, जो जिसको आप किसी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। और जो आपने इरैशनल का बताया है वो भी करेक्ट है कि अंडर रूट स्क्वायर रूट आ जाता है, या जो है वो आप पाए है 3 या उसकी वैल्यू है। लेकिन व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? वो भी तो डेसिमल में है ना। कोई और बताएगा? लेट मी एक्चुअली आस्क समवन माय सेल्फ। जी कौन? जफर बताएंगे? ये चले अब्दुल शकूर बताएं जी। मैम इरेशनल में ये आ जाता है कि उसका जो डेसिमल है वो एंड नहीं होता। जिस तरह अगर पाए की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वो कंटिन्यूस जारी रहता है, उसका कोई हम फाइनाइट आंसर नहीं ला सकते जी। तो उसको जो है ना, बेसिकली आप m/n यानी 2 नंबर्स के रेशियो के फॉर्म में एक्चुअली नहीं लिख सकते, बिकॉज आपका वो काइंड ऑफ नेवर एंडिंग टाइप ऑफ डेसिमल हो जाता है। और जिस तरह से अभी अगेन मुझे नहीं अंदाज़ा कि आप में से किसने कहा था कि जो रियल नंबर्स होते हैं दे एक्चुअली कंप्राइज्ड ऑफ ऑल द नंबर्स रैशनल। अब आप ये भी याद रखिए कि जो आपके इंटीजर्स हैं ना, दे आर आल्सो रैशनल नंबर्स, दे आर पार्ट ऑफ द रैशनल नंबर्स, बिकॉज आप इंटीजर्स अगर मैं 1 है तो 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, 2 को मैं 2/1 लिख सकती हूँ। सो द थिंग इज के आपके पास जो इंटीजर्स हैं दे आर सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स जो हैं दे आर एक्चुअली सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और इरेशनल नंबर्स भी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, वी नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम जिसमें कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल a+ आयोटा b या j b, डिपेंडिंग अपॉन के आप, विच मीन्स कि दिस आयोटा और
इज स्क्वायर रूट ऑफ -1, ठीक है। ये वी ऑल नो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि हम इनको डिफाइन, दीज आर द सेट्स ऑफ वैल्यूज जो कि हम बार बार यूज कर रहे होंगे बिकॉज दे आर काइंड ऑफ यूनिवर्सली नोन। सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन करते हैं और उनके रिप्रेजेंटेशन भी किस तरह से होती है। सिमिलरली देयर आर, अब जब सेट की हम बात करते हैं तो सेट में भी एक्चुअली टॉक अबाउट इंटरसेक्शन और यूनियन की बहुत ज़्यादा बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इफ़ वी हैव two sets available, let's suppose के set of A है and set B है। अगर हम intersection की बात करते हैं, let me plot them like this, ठीक है। ये set B है जो कि ये सर्कल है, और set A है जो कि मैंने पहले बनाया है। I should have used another color, लेकिन चलें। intersection में क्या आ जाएगा? The area or the elements which are common to both of these sets, ठीक है। For example, if I have A equal to 1, 2 and 3, ठीक है, and B is equal to 3, 4 and 5, then what will be A intersection B? 3. Okay, and if we talk about union, so union is actually the set of what? कलेक्शन ऑफ सारे के सारे एलिमेंट्स को जो है वो अगर हम एक सेट में लिख लें तो वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा, जितने भी सेट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा जो है अगर फर्ज करें कि मैं डिफाइन करती हूँ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो अब इसमें जो है ए कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या है, इस केस में हम डिफाइन नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट का बेसिकली मतलब क्या है कि आपके पास एक कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, या कोई एक बड़ा सा सेट है, और उसके अंदर जो ए है दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस बिग सेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है, लेट्स सपोज कि मैं यूनिवर्सल सेट को जो है वो डिफाइन करती हूँ 1 2 3 4 7 9 एंड सो फोर्थ, और उसमें से जो इन 3 एलिमेंट्स का सेट है वो ए है। तो जब मैं ए कॉम्प्लीमेंट करती हूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट इज u माइनस ए इसको कहा जा सकता है, ठीक है, या all the elements of this universal set which are not in A, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर हम ये एग्जांपल देखते हैं तो what will be A complement, कौन बताएगा? let me see again number, जी उस्मान बताएंगे what will be A complement in this example? मैम मेरा थोड़ा सा इंटरनेट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही। नहीं आ रही? अच्छा चलें, तूबा बताएंगी। जी तूबा। ओके, आई थिंक आई एम नॉट श्योर के तूबा नज़र तो मुझे आ रही है लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट ए को इक्वली आ जी जाएगा। मैम मैं आ रही हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 479। 479, okay, all the elements of U which are not in A, okay, और मतलब the thing is कि इसके लिए यानी आप ये कह रहे हैं कि आपने एक बड़ा सेट है उसका कोई सबसेट लिया है, और जब आप उस छोटे सेट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो दिस इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द बिगर सेट विच आर नॉट इन दैट पर्टिकुलर सेट। और ओके, इसके अलावा सबसेट की डेफिनेशन भी आपको आती है। व्हाट इज अ सबसेट, कि अगर आपके पास कोई भी सेट बड़ा सेट है, अगेन जिस तरह हमारे पास यू है, अगर इसके एलिमेंट से जो है वो हम सेट कोई भी जनरेट कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। अच्छा, इसके बाद जो
अच्छा, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट जो है, दिस इज सिंपली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। आपके पास जो काउंट अगर आप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सेट ए है तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं उसको हम उसका कार्डिनलिटी कहते हैं। और रिप्रेजेंट जो हम उसको कर रहे होते हैं, अगेन इस बुक की जो नोटेशन है उसके हिसाब से हम उसको इस तरह से जो है वो दो पैरेलल लाइंस के अंदर अगर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन दिस इज नॉट यूनिवर्सल काइंड ऑफ नोटेशन। आपको दूसरी बुक्स में जो दूसरी किस्म की नोटेशन भी मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, अब इफ आई आस्क यू कि वी हैव अ सेट, लेट्स सपोज कि वी हैव अ सेट बी व्हिच इज रिटन एज the set of all x। अच्छा, अब देखें एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अभी तो मैंने 1 2 3 4 5 किया हुआ है, लेकिन डेफिनेटली this is not the way we would be doing the things because of the reason कि हम अभी सीख तो नहीं रहे ना, we are not in primary school के हम ये देखें कि जी सेट को लिखते कैसे हैं। तो मोस्टली जो हमारी नोटेशंस होंगी they will be more आप कह सकते हैं कि कंसाइज होंगी, लेकिन we should be able to understand कि इसका मतलब क्या बन रहा है, ठीक है। So for example, if I am asking you कि let's suppose कि x belongs to the set of real number r and such that ये जो semicolon है it is saying such that this thing is true, ठीक है। So what is this telling us कि x is between 0 and 1, ठीक है, but 0 is not included, यानी x is greater than 0 and less than or equal to 1। तो ये एक तरफ जो मैंने ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये पैरेंथेसिस है। या ये चीज़ अगेन हम बाद में यूज़ भी कर रहे होंगे। तो जब हम इस तरह से किसी सेट को डिफाइन कर रहे होते हैं कि एक साइड पे जो है वो आपके पैरेंथेसिस आ रहे हैं और दूसरी साइड पर जो है, यानी जहाँ पे भी पैरेंथेसिस आ रहे हैं इसका मतलब है कि दैट बाउंड्री एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ योर सेट। बट जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी और हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी देयर बिटवीन दिस these two numbers 0 से 1 तक, जबकि x belongs to the set of real numbers। कौन बताएगा? ओके जी, लाल सैयद बताएंगे। मैम क्वेश्चन क्या है? सॉरी, क्वेश्चन ये है कि कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट बी में। कार्डिनलिटी मींस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये इनफाइनाइट होंगे मैम। अच्छा, क्यों? क्योंकि मैम ये 0 और 1 के दरमियान 0 तो उसमें इंक्लूडेड नहीं है, तो 0 से जो बड़े हैं और 1 से छोटे तो पॉइंट्स में बहुत ज्यादा आ जाते हैं सर। ठीक है, क्योंकि ओके चलें अनदर क्वेश्चन, इसी से एक और क्वेश्चन निकलता है। लेट्स सपोज कि मेरे पास यही आपसे नहीं पूछ रही, अब मैं किसी और से पूछती हूँ, ठीक है। इनका जो रीजनिंग है वो ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज कि अब मैं ये कहती हूँ कि इट इज x belongs to set of integers, ठीक है, और it is still the same, ठीक है, इंटरवल इज सेम। अब क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कौन बताएगा मुझे? मैम 1 एलिमेंट होगा ये। मैम 1 हो जाएगा मैम। ओके ओके, और क्यों हो जाएगा 1? मैम सिर्फ मैम बिकॉज इंटीजर्स में जो है वो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज जो है वो इंक्लूड नहीं होती। ओके तो इस वजह so the thing that we are trying to understand from these examples is, बहुत बेसिक एग्जांपल्स हैं, लेकिन ये सारे लोगों को अगर आप में से किसी को अगर ये चीज़ समझ में ना आए ना तो काइंडली आस्क नाउ, बिकॉज हम बाद में ना थोड़ी ज़ाहिर है तेज़ी से चीज़ों को मूव करेंगे, बिकॉज अभी हम ये चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है जो रिवाइज कर चुके होंगे, बिकॉज आई डोंट बिलीव कि आप में से किसी ने पढ़े हुए नहीं होंगे, लेकिन क्योंकि आप लोगों को कुछ लोगों को किए हुए जो है अपना अंडर ग्रेड वगैरह काफ़ी टाइम हो गया, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको याद ना हो। सो द थिंग इज़ कि इसमें जो चीज सेम है दैट इज दिस सेट, जो कि हमने 0 से 1 तक लिया हुआ है। 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 1 इज इंक्लूडेड एंड विच इज ओके, लेकिन बेस्ड अपॉन हमने वो x लिया, x उठाया किस सेट से है,
हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इंटरवल विल बी डिफरेंट। अगर मैंने सेट ऑफ रियल नंबर से उठाया है तो रियल नंबर का क्या मतलब है, अगर फर्स्ट करें कि मैं इसको प्लॉट करती हूँ तो 0 है और 0 से 1 तक है, ठीक है। और अगर मैं रियल नंबर की बात करती हूँ तो इसका मतलब ये है कि 0 को छोड़ के यहाँ पे 0 से 1 तक के दरमियान जितने भी पॉइंट्स हैं डेसिमल में छोटे से छोटा यानी 0.0000001 0.0002 एंड सो फोर्थ, तो इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितने डेसिमल तक उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हम 8 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहे हैं, 16 तक जा रहे हैं, हमें मिलते ही चले जाएंगे। सो इसका मतलब है कि बिकॉज ऑफ द रीजन कि दिस इज रियल नंबर, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो जाएंगे, या कार्डिनैलिटी अगर हम बात करते हैं तो दैट विल बी नंबर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ऑन द अदर हैंड अगर मैं इसी को प्लॉट करती हूँ और इफ आई एम सेइंग कि जी जो जिस सेट से लिया है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स में हमें पता है कि डेसिमल पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब है कि ऑल ऑफ दीज कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द सेट। और 0 को तो हमने वैसे ही निकाल दिया है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमने जो है वो ओपन सेट बनाया हुआ है फ्रॉम द हमारे पास जो लेफ्ट से जो है वो ओपन है, सेट राइट पे क्लोज है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ दिस वन इज समथिंग जो कि इंटीजर है, तो इसकी कार्डिनैलिटी इस केस में सिर्फ 1 हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड इसी तरह सिमिलरली अगर आप इसको सेट को चेंज करते रहें कि किस सेट से बिलोंग कर रहा है, तो उस पर जो है वो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेंज होते रहेंगे। अच्छा, कन्वेक्स सेट्स की हम बात नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ द रीजन के हम इसको यूज नहीं कर रहे होंगे। पहले एक्चुअली कुछ सालों पहले जो है वो इस कोर्स में प्रोबेबिलिटी के बजाय थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन एडेड था, तो उस वक्त जो है वो हम इसकी थोड़ी सी बात करते थे, लेकिन ये कि अब जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया कंटेंट, सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्सिटी एंड ऑप्टिमाइजेशन, तो इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अब हम नाउ वी विल कम टू सम things which are important from the perspective of जो हम आगे करने जा रहे हैं, और which are some things that you may not remember because they are not very simple, और मुझे लगता है कि उस ज़माने में जब आपने पढ़ा होगा तो they were not very interesting also. So we will start with the definition of groups, और उसके बाद जो है ग्रुप्स के बाद we will talk about rings and then we will talk about fields, और उसके बाद जो है हम देखेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में कि इनको हम यूज़ कहाँ पे कर रहे होंगे, ठीक है। तो अच्छा, लेट मी हैव द डेफिनेशन ऑफ द ग्रुप्स, और उसके बाद जो है वी विल सी कि हम इसको देख क्या रहे हैं, व्हाट डज इट मीन बाय ग्रुप्स, ठीक है। तो हाउ डू वी डिफाइन द ग्रुप्स? ए सेट एस इक्विप विद अ बाइनरी ऑपरेशन, जिसको हम स्टैटिक से यहाँ पे एस्टेरिक से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज ए ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। लेट मी राइट हियर। ओके, सो ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप्स में वी हैव अ सेट एस जिसकी अंदर ये प्रॉपर्टीज, अच्छा, अ सेट एस इज a group under an operation ठीक है। अच्छा, इस ऑपरेशन को आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय एन स्टैटिक, सो वी विल सी कि व्हाट डज इट मीन बाय दिस स्टैटिक, ओके। और लेकिन ये कि ये अंडर दिस ऑपरेशन इट विल बी कॉल्ड अ ग्रुप इफ इट इज सेटिस्फाइंग सर्टेन कंडीशंस, और उन कंडीशंस को हम देखते हैं कि क्या क्या होती हैं। एक तो सबसे पहले क्या है कि फॉर ऑल A B belonging to S, A operated A and B के दरमियान अगर वो ऑपरेशन जो भी हमने परफॉर्म किया हुआ है वो ऑपरेशन अगर होता है तो रिजल्ट ऑल्सो इज ऑल्सो इन S in this set जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो this, या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज के क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है,
ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? देयर इज एन identity element E belonging to S such that अगर मैं E के साथ वो ऑपरेशन करवाऊं किसी भी एलिमेंट का जो कि S में है, तो मुझे वही एलिमेंट एज अ रिजल्ट मिल रहा हो। ठीक है, अगर A है, B है, C है, मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं, इट डजंट मैटर। अगर S में 1000 भी एलिमेंट्स हैं तो वो 1000 के 1000 जब एलिमेंट्स के साथ मैं ऑपरेशन E के साथ वो ऑपरेशन करवा रही हूँ, तो इसका मतलब है कि आई शुड बी गेटिंग द सेम एलिमेंट एज द आउटपुट। ये दूसरी कंडीशन है। ठीक है, और इस एलिमेंट को, ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, it means कि जो identity element है it is actually leaving all the elements unchanged after हम identity element के ऊपर operate करवा देते हैं। ठीक है, थर्ड जो इसका है, for every element A belonging to S there is an element B belonging to S such that A और B को जब हम ऑपरेट करवाते हैं तो हमें आंसर में आइडेंटिटी मिलना चाहिए। एंड इट डजंट मैटर कि हम किस साइड से ऑपरेट करवा रहे हैं, B ऑपरेटेड ऑन A और A ऑपरेटेड ऑन B, दोनों के दोनों केसेस में हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो आंसर के तौर पे मिलना चाहिए। एंड वी कॉल दैट B इज इनवर्स ऑफ A। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास जो अगली कंडीशन है वो ये है। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर मिस की है वो ये कि दिस हैज़ टू बी अ बाइनरी ऑपरेशन। कौन मुझे बताएगा व्हाट वुड इट मीन बाय अ बाइनरी ऑपरेशन? मैम, जो हमारे पास एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन होते हैं वो बेसिकली हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। इनसे हमारे पास दूसरे ऑपरेशन जितने होते हैं वो जनरेट होते हैं। क्यों होते हैं एनीवन एल्स? बाइनरी ऑपरेशंस को बाइनरी क्यों? यस मैम, आपने क्या पूछा दोबारा? मैं यही पूछ रही हूँ कि बाइनरी सिर्फ 2 एलिमेंट्स से हो सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि सिर्फ 2 एलिमेंट्स में। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशंस वुड बी एनी एलिमेंट, एनी ऑपरेशन which is operated on 2 elements। ठीक है, अब आप हम अगर ऐड करते हैं, मैं 1000 ऑफ चीज़ों को भी, 1000 ऑफ नंबर्स को ऐड कर सकती हूँ, बट अगर आप देखें तो प्रोसेस क्या है 1000 को ऐड करने का, कि आपने 2 को किया, फिर उसमें 2, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 3rd को किया, फिर जो रिजल्ट आया उसमें 4th को किया। सो इफेक्टिवली 1 एडिशन इज परफॉर्म्ड ऑन 2 एलिमेंट्स। तो बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कोई भी ऐसा एलिमेंट ऑपरेशन होता है कि वो 2 एलिमेंट्स पे परफॉर्म हो रहा होता है। अच्छा, जो अगली कंडीशन है वो ये है कि जो भी हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है, द बाइनरी ऑपरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन ऑपरेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, विच मीन्स के जी, विच मीन्स के मेरे पास, अगर मेरे पास कोई भी 3 एलिमेंट्स हैं A, B एंड C विच बिलोंग्स टू S, देन मैं A, B को पहले ऑपरेट करवाऊं। ठीक है, अब जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसको मैं C से करवाऊं, या मैं पहले B और C के ऊपर ये ऑपरेशन कर लूं और फिर उसके बाद A के ऊपर करूं। In both of the cases the result should be same। अगर ये 4 कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो हम ये कहेंगे जो सेट S हमने डिफाइन किया था, इट इज अ ग्रुप
अंडर दिस बाइनरी ऑपरेशन, जो भी हमने डिफाइन किया हुआ होगा, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करेंगे, वी विल रिप्रेजेंट, हम जो ग्रुप है उसके लिए रिप्रेजेंटेशन इस तरह होती है कि वी रिप्रेजेंट इट इन अ ट्रायंगुलर ब्रैकेट, और पहले जो है वो हम ग्रुप का नाम लिखते हैं जो भी हमने ग्रुप डिफाइन किया, मतलब सेट का नाम लिखते हैं जिसको हमने ग्रुप डिफाइन किया हुआ है, और इसमें जो कॉमा के बाद हम वो ऑपरेशन लिखते हैं अंडर विच द ग्रुप इज अ ग्रुप, ठीक है। और अगर इन कंडीशंस के अलावा एक और फिफ्थ कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है, विच मीन्स के मेरे पास, जिसको हम ये कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है, विच मीन्स के दो एलिमेंट्स जो हैं उनको किसी भी ऑर्डर में एक दूसरे के साथ ऑपरेट करवाया जाए तो आंसर हमें सेम मिल रहा है फॉर एवरी AB belonging to S, then we say कि जो ग्रुप है वो कम्यूटेटिव okay, so the group is commutative और अबेलियन कहलाता है, ठीक है। ओके, लेट्स डू एन एग्जांपल। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को जो ये चीज़ कुछ समझ भी आ रही है कि हमने क्या किया है, लेकिन हम एग्जांपल करेंगे तो वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। लेट्स सपोज कि मैं आपसे पूछती हूँ कि is this set of integers, ठीक है, अभी हमने डिफाइन किया कि इंटीजर्स क्या होते हैं, एक ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। और व्हाट आई एम आस्किंग इज कि ये अगर मैं लिखती हूँ zn plus, is it a group or not? Okay, yes ma'am, okay, so ये ग्रुप है, ठीक है। अब लेट्स स्टार्ट विद ईच एंड एवरी स्टेप, और उसके बाद जो है ना हम देखते हैं कि क्योंकि ये किसने, अक्सा या कंजा, आप में से कौन है जो कि जवाब दे रही हैं, बिकॉज यू आर फ्रॉम मैथ डिपार्टमेंट, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होगा। लेट मी ट्राई टू सी के इलेक्ट्रिकल वालों को कितना क्लियर है ये पॉइंट कि नहीं है। ये किसने जवाब दिया था, सॉरी मुझे नाम भी बताइएगा क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल नाम आप लोगों के नज़र नहीं आ रहे। अक्सा है या अक्सा है, ठीक है, ओके गुड, ठीक है अक्सा, थैंक यू, आपने सही बताया है, बट लेट मी ट्राई टू आस्क अदर्स। जी ओके, उस्मान, मुझे ये बताइए कि अच्छा आप लोगों ने जो पिछली वाली स्लाइड है इसका कहीं लिखे हैं कि ग्रुप में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, कि क्लोजर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आइडेंटिटी होनी चाहिए, इन्वर्स होना चाहिए एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि हमने चेक करनी है इन ऑर्डर टू सी कि ग्रुप है कि नहीं है, ठीक है। सो पहले तो मुझे ये बताइए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं। अब यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है कि मेरे पास बोर्ड होना चाहिए था ताकि वो चीज़ें पैरेलल में लिखी हुई होती। अच्छा चलें, खैर उस्मान आप बताइए कि क्लोजर की प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं। व्हाट इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी, कि अगर मेरे पास ए और बी, कोई भी एलिमेंट ए और बी अगर जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो अब मैंने ऑपरेशन क्या डिफाइन किया हुआ है, एडिशन, तो इसका मतलब है ए प्लस बी मस्ट ऑल्सो बिलोंग टू जी। क्या इंटीजर में ऐसा होता है कि नहीं होता? जी उस्मान है भी कि नहीं है? मैं उस्मान कह ही जा रही हूँ। ओके आई थिंक उस्मान है, तो है ना। जी जी उस्मान, तो बताइए कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि नहीं इंटीजर्स के केस में। अगर आप किसी 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो रिजल्ट में क्या आएगा आपके पास? रिजल्ट में कभी आपके पास डेसिमल आ सकता है? जी उस्मान,
से मुझे बताइए इंटीजर्स को ऐड करके डेसिमल आ सकता है कि नहीं आ सकता? ओके चलें, अब्दुल शकूर। इंटीजर से एडिशन होगी इंटीजर्स की तो इंटीजर ही आएगा ना, ज़ाहिर सी बात है। हाँ, तो ये क्लोजर इंटीजर प्रॉपर्टी से एग्जिस्ट करती है। अगर आप खुद सोचेंगे कोई भी जो है अगर आप दो इंटीजर एडिशन इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो देयर इज नो वे के डेसिमल आंसर में आ सके, रैशनल, इरैशनल या कॉम्प्लेक्स नंबर आ सके, बिकॉज ऑफ द रीजन के +-1 +-2 +-3 से लेकर प्लस मिलियंस तक भी अगर आप ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव इंटीजर आएगा या पॉजिटिव इंटीजर आएगा, लेकिन इंटीजर के अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि दिस प्रॉपर्टी एक्चुअली होल्ड्स। ठीक है। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टी जो है दैट वाज द प्रॉपर्टी के आइडेंटिटी। अब हमें ये बताएं कि एडिटिव आइडेंटिटी है कि नहीं है, विच मीन्स के इंटीजर्स के सेट में कैन यू फाइंड एन इंटीजर, एनी इंटीजर, ठीक है, ई जिसको मैं डिनोट करती हूँ, वी डोंट नो कि ई क्या है, सच दैट जब आप किसी भी इंटीजर में उसको ऐड करें ई को तो आपको वही आंसर मिल रहा हो। यस मैम, 0 0, ठीक है, बिकॉज इंटीजर का हमने सारे इंटीजर्स का सेट लिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हमें पता है कि अगर हम किसी भी इंटीजर में 0 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर में वो इंटीजर ही मिल रहा होता है, नो मैटर कौन सा इंटीजर है, 100 है, 1000 है, 99 है, -50 है, whatever it is, जब मैं 0 ऐड करूंगी तो मुझे वही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि एडिटिव आइडेंटिटी आल्सो एग्जिस्ट इन द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हमने क्या, थर्ड हमने क्या प्रॉपर्टी चेक करनी थी, एडिटिव इनवर्स की। ठीक है। अब मुझे जो है ना किसी और से मैं पूछती हूँ। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब है कि फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू इंटीजर्स डू आई हैव अ -a बिलोंगिंग टू इंटीजर। क्योंकि एडिटिव इनवर्स का क्या डेफिनेशन है कि जब मैं उसमें एडिटिव इनवर्स को ऐड करूं किसी भी एलिमेंट के साथ, मतलब उस एलिमेंट के एडिटिव इनवर्स को उसमें ऐड करूं तो मुझे आंसर में आइडेंटिटी मिलना चाहिए। तो अब मुझे पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो इंटीजर्स में 0 है। सो इज इट ट्रू कि इंटीजर्स के केस में अगर हम किसी नंबर को हर नंबर के लिए एक ऐसा नंबर मौजूद है कि जब मैं दोनों को ऐड करूं तो मुझे आंसर में 0 मिल जाए? यस मैम। ओके, अब्दुल शकूर के अलावा और कौन बता सकता है इसको? सारंग जी, आपको आवाज आना शुरू हुई है? अच्छा, पता नहीं आप नहीं, जफर कुछ आवाज नहीं आ रही थी जी। बताएंगे सारंग के इज इट ट्रू और नॉट? इट्स ट्रू इट इज ट्रू, व्हाई, हाउ? मैम, अगर 1 हो और -1 हो तो 0 आ जाएगा। और 1 और -1 दोनों इंटीजर्स में शामिल होते हैं। ठीक है, 100 है तो उसके लिए -100, मतलब इंटीजर्स में प्लस माइनस के साथ दोनों चीजें आ रही होती है ना, तो इसलिए हमारे पास जो है दिस इज आल्सो ट्रू। ठीक है। एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी वाज कि अगर हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं a, b एंड c बिलोंगिंग टू इंटीजर्स, तो अगर मैं इसको ऐड करूं इस तरह से कि पहले ए बी को ऐड करके उसमें सी को ऐड करूं, या पहले बी सी को ऐड करके उसमें ए को ऐड करूं, आंसर सेम होगा कि नहीं? यस मैम। ठीक है, फॉर केस ऑफ इंटीजर दिस विल बी ट्रू। सो इसका क्या मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। ठीक है, विच मीन्स कि देखिए, अगर आप में से किसी को भी नहीं समझ में आ रहा, काइंडली आस्क, बिकॉज ऑफ द रीजन के ये ग्रुप्स और ये फील्ड्स और इस तरह की चीज़ें जो है ना, हम इनको डेफिनेशंस को यूज़ करेंगे आगे जाके, तो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरह की बात कर रहे हैं, व्हाट डज इट मीन बाय एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव और आइडेंटिटी की अगर हम बात करें। अगर क्लास, वही बात है, होती अगर फेस टू फेस तो मुझे
आपकी शक्लों से अंदाज़ा हो रहा होता तो मैं आपसे खुद क्वेश्चन पूछ लेती, यहाँ पे ज़रा मुश्किल काम है, तो इसलिए आपकी हेल्प चाहिए होगी मुझे कि आप मुझे खुद बताएं कि अगर नहीं समझ आ रहा तो वी कैन आइदर रिपीट और यू कैन आस्क क्वेश्चंस के क्या हो रहा है। अच्छा, so based upon our knowledge of integers and the addition operation, हमें ये चारों की चारों कंडीशंस क्योंकि होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप अंडर एडिशन। और अगर हम ये भी चेक करना चाहें कि कम्यूटेटिव ग्रुप है कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने क्या होल्ड चेक करनी है कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए बी बिलोंगिंग टू जी, अगर मैं a प्लस बी करती हूँ या b प्लस a करती हूँ, आर दे सेम और नॉट? दे आर सेम, राइट? तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेटिव ग्रुप है, सिर्फ ये नहीं कि ग्रुप है लेकिन बल्कि कम्यूटेटिव ग्रुप है। अच्छा, अब आई विल गिव यू 5 मिनट्स और मे बी 4 मिनट्स, 31 मेरे पास हुआ है टाइम, 35 तक। आई वॉन्ट यू टू राइट ऑन योर ओन जो नोटबुक रीजंस, मतलब आर्ग्यूमेंट्स और रीजंस, और फिर मुझे अगले 2 मिनट में आप ये बताएंगे कि द सेट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन और नॉट। ठीक है, यही वाली जो कंडीशंस हमने एडिशन के लिए चेक की हैं, ये आप अपने पास जो है वो अब तो 3 मिनट्स रह गए, ठीक है, 35 तक जो है वो चेक करके एंड देन 35 में वी विल डिस्कस के अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मैंने सेट नहीं चेंज किया है, सिर्फ ऑपरेशन चेंज कर दिया है। सो अगर ऑपरेशन चेंज हो रहा है सेम सेट पे तो क्या वो अभी भी ग्रुप रह रहा है कि नहीं रह रहा, और अगर नहीं रह रहा तो क्यों नहीं रह रहा? ठीक है, सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड देन वी विल डिस्कस। मैम ये थर्ड पॉइंट जो है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी तो आई थिंक ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसमें जो ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आता है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके, चलें ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस। अच्छा, इसके अलावा बाकी सब लोगों का भी हो गया, 35 पे तो हम पहुंच गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू डिस्कस देम वन बाय वन, ठीक है? ओके, सबसे पहले तो हम क्लोजर प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इसका मतलब है कि फॉर एनी टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू z अगर हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रोडक्ट भी z के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। वी नो के इट वुड होल्ड, क्योंकि अब दो, अगेन वही वाली बात है कि दो इंटीजर्स को आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी एक इंटीजर ही आ रहा होगा, देयर इज नो वे के डेसिमल में आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी तो होल्ड करती है। मैं बार बार लिखूंगी नहीं, लेट्स जस्ट सी के कैसे होता है। अच्छा, व्हाट अबाउट एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी अब एडिटिव तो नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो क्या होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस केस में? मैम 1 होगी मैम, 1 हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज वी नो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि वी शुड हैव अ नंबर जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें किसी भी इंटीजर से तो हमें वही इंटीजर आंसर में मिल रहा हो। तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर मैं उसको e से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो इस केस में दिस इज 1 एंड दिस आल्सो होल्ड। अब थर्ड वाला जो जिस तरह से अभी किसने, सॉरी मैंने नाम नहीं चेक किया था, किसने, अच्छा जी सॉरी, अरसलान आप ठीक है, प्योर पाकिस्तानी हो गए, अब मैं याद रखूंगी, ठीक है। ओके, सो अरसलान ने जिस तरह से कहा था कि दिस इज कंफ्यूजिंग, सो एक्चुअली व्हाट डज इट मीन कि अब मेरे पास फॉर एवरी a belonging to z I need to have a b belonging to z such that a multiplied by b must be equal to the identity which is equal to 1, ठीक है। अब इस केस में जो है हम देख सकते हैं कि हमारे पास इसका मतलब क्या है, अगर मैं मेरे पास लेट मी जस्ट टेक एनी इंटीजर, लेट्स सपोज कि मैं 2 की बात करती हूँ। अब 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आंसर 1 आएगा? 1/2 1/2 से, ठीक है। बट आई डोंट हैव दिस 1/2 इन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। सो इसका मतलब है कि दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड फॉर एवरी ए, फॉर इवन फॉर एन अपार्ट फ्रॉम 1 के लिए 1 ही है मौजूद के 1 into 1 जो है वो 1 आ जाएगा। तो 1 का आप कहते थे कि एडिटिव इनवर्स खुद वो 1 ही है। अदरवाइज आपके पास कोई भी इंटीजर के लिए एडिटिव सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद नहीं है, बिकॉज हमारे पास ये सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, एंड बिकॉज दिस प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड सो वी डोंट नीड टू मूव फॉरवर्ड विद द फोर्थ प्रॉपर्टी। यहाँ पर ही वी विल से कि जी ये जो z इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो यहाँ से अगेन हमारे पास क्या चीज क्लियर हो गई, जो कि हमने पिछली भी एग्जाम्पल में देखा था कि अगर सेम ग्रुप है लेकिन अगर ऑपरेशन चेंज हो गया है, सो इट यानी a set being a group does not depend upon the set itself but upon the set plus the operation, both of these things। क्या आपने जो है वो z itself का ग्रुप होना ना होना जो है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उसको ऑपरेशन आप कौन सा वाला उसके साथ परफॉर्म करवा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन कह लें, कॉन्सेप्ट कह लें, विच इज रिंग्स। अच्छा जी, रिंग्स में हम किस तरह डिफाइन करते हैं? ए सेट आर इक्विप्ड विद 2 ऑपरेशंस। अभी जो है वो हमने 1 ऑपरेशन की बात की थी, रिंग्स के केस में वी टॉक अबाउट 2 ऑपरेशन। ए सेट आर इक्विप्ड विद 2 ऑपरेशंस व्हिच कैन बी डिनोटेड बाय प्लस एंड मल्टीप्लाई का साइन, हमने स्टैरिक और प्लस का साइन लिखा हुआ है, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये मल्टीप्लिकेशन और प्लस हो, मतलब ये नेगेटिव और डिवीजन भी हो सकते हैं। वी विल सी एक्चुअली कि ये कुछ और भी ऑपरेशंस हो सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि 2 ऑपरेशंस हैं कोई भी जिनको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। इट इज अ रिंग इफ दीज कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि उनमें से कोई एक ऑपरेशन है जिसके अंडर में आपके पास दैट सेट विल बी अ अबेलियन ग्रुप। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है वो आपने उस सेट को ये चेक करना है बेस्ड अपॉन 1 ऑफ द ऑपरेशन जिसको हम पहले लिख रहे होंगे। मतलब अगर हम रिंग की बात करते हैं तो रिंग की ना हमने नोटेशन इस तरह होता है कि R है एंड देन फर्स्ट ऑपरेशन एंड देन सेकंड ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमने डिफाइन किया हुआ है। एंड R तो नहीं, आई शुडंट बी राइटिंग R नेसेसरली, यानी सेट है S
किसी भी सेट की हम बात करें यहाँ पे, क्योंकि आर से मैंने इसको डिनोट किया हुआ है तो आर से, लेकिन दिस आर इज नॉट एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर, इट इज एनी सेट, या मैं एस से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। तो अगर कोई भी सेट है उसके ऊपर दो ऑपरेशन हो रहे हैं, तो हम जो भी हम पहला ऑपरेशन लेंगे इसके लिए हमने ये चेक करना है कि ये अंडर दिस फर्स्ट ऑपरेशन इज इट एन अबेलियन ग्रुप और नॉट। ठीक है, ये हमने पहले चेक कर लिया। एंड देन जो सेकेंड ऑपरेशन है इसके अंडर में हमने इसका ग्रुप होना नहीं चेक करना, इसके अंडर में हमने ये चेक करना है कि इज इट एसोसिएटिव, सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं है, होल्ड करती है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी कि फॉर 3 एलिमेंट्स आपके पास ये चीज होल्ड करती है या नहीं करती। ठीक है, इट डजेंट मैटर कि सेकंड जो भी ऑपरेशन है उसके अंडर में आइडेंटिटी है, इन्वर्स है, क्लोजर है कि नहीं है, ये वाली चीज जो है वो चेक करनी है कि 3 एलिमेंट्स अगर कोई से भी आप उठाते हैं तो ये होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। और जो थर्ड चीज हमने चेक करनी है वो ये कि लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का क्या मतलब है कि आपके पास अगर मैं ये दो ऑपरेशंस को कंबाइन करती हूँ इस तरह से करके कि आपके पास जो सेकंड ऑपरेशन, तो हम फर्स्ट ऑपरेशन को परफॉर्म करके और सेकंड ऑपरेशन लगा रहे हैं, या इंडिविजुअली जो है वो सेकंड ऑपरेशन को परफॉर्म करके फर्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं रिजल्ट पे, वुड इट बी द सेम और नॉट। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो कि सबसे एंड में हमने चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट टू डू सम एग्जाम्पल, जिससे अगेन ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। एक तो जो एग्जाम्पल हमने अभी पहले की थी उसी एग्जाम्पल से हम रेलेवेंट करते हैं कि ओके लेट मी राइट हियर कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज इट अ ग्रुप अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, व्हाट डज इट मीन कि अंडर एडिशन, मैंने एडिशन अगर मैंने पहले लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वी नीड टू चेक कि अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप है या नहीं है। ठीक है, और फॉर मल्टीप्लिकेशन वी जस्ट नीड टू चेक कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं करती। ठीक है, और दोनों को मिला के हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड में चेक करनी है, जबकि अगर ये चीज़ें दोनों के दोनों हमारी होल्ड कर रही हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो अब मुझे ये बताएं कि वुड इट बी ट्रू और नॉट। अभी हमने किया है वुड, यानी व्हाट वी आर चेकिंग इट कि इज द ग्रुप अंडर एडिशन और नॉट। यस मैम, है, ये तो हमने अभी करके देखा है। ठीक है, एंड वी ऑल्सो सॉ कि दिस इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, अगर आपको याद ना हो तो आई कैन एक्चुअली शो द प्रीवियस स्लाइड। इसमें हमने ये देखा था कि दिस इज नॉट ओनली अ ग्रुप बट इट इज अ कम्यूटेटिव ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन टू होल्ड कर रही है। ठीक है, सो इस पे हम लगा सकते हैं चेक। व्हाट अबाउट दिस वन? Does the associative property, just the associative property hold with respect to multiplication or not? 1 मिनट को सोचें और फिर मुझे बताइए। What do you think? Yes, ma'am. होल्ड करेगी because what does it say? Associative property ये कहती है कि अगर आपने कोई से भी 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं belonging to Z, then under multiplication it doesn't matter कि आप किस ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट शुड बी सेम, या इवन आप पहले ए और सी को मल्टीप्लाई करके एंड देन बी से करते हैं, इट शुडंट मैटर एंड वी नो कि इट इज ट्रू। ठीक है, अब ये चीज देखें, याद रखें कि Z इज नॉट अ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये हम देख चुके हैं, लेकिन इन ऑर्डर फॉर इट टू बी अ रिंग हमें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसको ग्रुप होना चेक नहीं करना, बल्कि सिर्फ ये चेक करना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। सो दिस ऑल्सो एक्चुअली होल्ड, सो इट मीन्स के सेकेंड वाला भी हम चेक लगा सकते हैं। What about the distributive property with respect to addition and multiplication for any A, B and C?
would same or not for in the case of integers? यस मैम एग्जिस्ट करेगी। ठीक है कि अगर मैं ऐड करके उसको मल्टीप्लाई करूं या मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल एलिमेंट से ऐड करूं, वी नो के द आंसर would be the same. So it means के it is a ring under addition and multiplication. ठीक है। Any confusion, any question अगर है तो अभी पूछ लीजिए, otherwise let's move to the next example. नहीं? Okay. Okay, let's जो next हम देखना चाह रहे हैं वो ये कि हमारे पास ओके जी सॉरी ओके मैंने अब एक सेट डिफाइन किया है जिसको मैं क्या हुआ Z4 के डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। एंड Z4 को मैंने किस तरह डिफाइन किया हुआ है, आई एम डिफाइनिंग इट एज 0 बार के साथ मैं कर रही हूँ ऊपर। लेट मी जस्ट सी टेल यू कि व्हाट डज इट मीन। और ये जो है ना, दिस इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो 4 मीनिंग्स के सेट ऑफ ऑल द रिमाइंडर्स when divided by, आप किसी भी नंबर को जो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी रिमाइंडर्स हैं उनका सेट का हमने एक उन इंटीजर्स का हमने एक सेट बना दिया, ठीक है। और एंड वी नो दैट कि आपके पास इट इज़ नॉट ओनली फॉर 4, मैं किसी भी अगर मैं कहती हूँ कि जी 5 इंटीजर्स मॉड्यूलो 5 है तो इसका मतलब क्या है कि आप 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स में क्या क्या हो सकता है। तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी इंटीजर जो है, जब हम उसको किसी भी इंटीजर से डिवाइड कर रहे होते हैं किसी भी नंबर को, इंटीजर को, तो जो रिमाइंडर्स होते हैं वो उससे छोटे कोई भी नंबर हो सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं फ़र्ज़ करें कि 9 को डिवाइड कर रही हूँ 4 से, तो इस केस में मेरे पास जो रिमाइंडर आएगा दिस विल बी 1। अगर मैं 8 को कर रही हूँ तो इस केस में मेरे पास रिमाइंडर वुड बी 0। अगर मैं 6 को कर रही हूँ तो रिमाइंडर वुड बी 2 एंड सो फोर्थ। अगर मैं 7 को कर रही हूँ तो रिमाइंडर वुड बी 3। लेकिन 0, 1, 2 और 3 के अलावा जो है कोई रिमाइंडर नहीं आ सकता। नाउ द क्वेश्चन इज दिस सेट रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन? ये कैसे करें? ठीक है, थोड़ा सा जो है वो सेट हमने अब डिफरेंट डिफाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा चलो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अगर इसको हम चेक करते हैं, सबसे पहले हमने क्या चेक करना है कि Z4, अच्छा ऐसा करते हैं कि लेट मी डू द नेक्स्ट डेफिनेशन और एग्जांपल, और ये चीज़ जो है ना मैं आपको एज अ होमवर्क देती हूँ। होमवर्क इन द सेंस के नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ये नहीं है कि आपको मार्क्स मिलेंगे कुछ इस तरह का। नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट इस एग्जांपल से करेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा ना टाइम लगेगा हमें करने में। सो आई वुड लाइक, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जो हो उसको पूरा करके और अगला वाला जो टॉपिक है उसको भी हम कर पाएँ। सो लेट्स राइट इट डाउन कि आपने ये वाला जो सेट है इसको आपने चेक करना है कि इज इट अ रिंग अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, विच मीन्स कि आपने एक तो पहला ये चेक करना है कि इज दिस अ कम्यूटेटिव ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये चेक करनी है कि Z4 के जो एलिमेंट्स हैं Z4 क्लोज्ड है और नॉट, एक्चुअली नॉट क्लोज्ड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है
होल्ड्स अंडर मल्टीप्लिकेशन, और थर्ड आपने ये देखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि नहीं। जो चीज़ आपने याद रखनी है वो ये कि ये जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की हम बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो मैं प्लस का और मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रही हूँ, दीज आर एडिशन मॉड्यूलो 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 4 है। क्या मतलब होगा इसका, किसी को आइडिया है? इफ आई एम सेइंग कि एडिशन मॉड्यूलो 4 है, इसका ये मतलब है कि अगर आपने ये चेक करना है कि अगर आप इसके किसी भी एलिमेंट्स को, 2 एलिमेंट्स को एड अप कर रहे हैं और एड अप करने के बाद 4 से डिवाइड करके जो चीज़ आपके पास रिमाइंडर आ रही है वो इसमें है कि नहीं है। यानी ये नहीं करना आपने कि सिंपल एडिशन करनी है, ठीक है। और इस एग्जांपल को करवाने का जो मेरा मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि यू वुड गेट दिस आइडिया कि the operations that we are defining or the set we are defining are not only the standard sets or standard operations। अब यहाँ पे Z4 जो है ये integers, real number या complex number या इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। This is something which is beyond, या ये कि this is not a standard set, this is something जो कि हमने एक specific definition के अंडर में set बनाया है। And similarly जो addition और multiplication की हम यहाँ पे बात करें, they are also not standard addition and multiplication, they are the multiplication and addition under the same rule। कि फॉर एग्जाम्पल अगर फर्ज करें, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि एडिशन मॉड्यूलो 4 की अगर हम बात करें तो इसका मतलब है कि फर्ज करें अगर हम ये कहते हैं कि जी ये जो 3 था इसको 3 से मैंने ऐड किया है, तो वैसे तो नॉर्मल हालात में इसको 6 बनना चाहिए, ठीक है, और 6 ही बनता है। लेकिन मॉड्यूलो 4 एडिशन का क्या मतलब है कि मैं एडिशन के बाद ये चेक कर रही हूँ कि अगर ये 4 से डिवाइड हो तो जो रिमाइंडर होगा दिस शुड बी माय आंसर। सो इसका मतलब ये है कि ये 4 1 ज़ा 4 हो जाते हैं और जो 2, तो आंसर शुड बी 2 नॉट 6, ठीक है। सो यू नीड टू चेक फॉर। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं सॉरी एक मिनट, जी। सो अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर शुड नॉट बी 9, सॉरी जी। सॉरी जी। तो आंसर शुड नॉट बी 9 बट 1, बिकॉज आप जब 9 को 4 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है दैट वुड बी 1। ओके, सो नेक्स्ट जो लास्ट चीज है वो लेट अस डू इट वेरी क्विकली। और वो हमारे पास जो लास्ट डेफिनेशन है वी विल टॉक अबाउट इट, विच इज अबाउट फील्ड्स, ठीक है। और फील्ड्स में हम किस तरह डिफाइन करते हैं कि अगर कोई हम सेट F डिफाइन कर रहे हैं विच इज इक्विप्ड विद 2 ऑपरेशंस, अगेन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में वैसे आपने देखा होगा कि हमने एग्जांपल्स की भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की ही है, लेकिन ये कि दोज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशंस आर
not necessarily the same standard addition and multiplication, they can be different from standard, or they can be other operations also. हम जो है वो subtraction, division इस तरह के operations नहीं कर रहे, even and or not इस तरह के operations भी नहीं कर रहे, but they can be all of the operations, और binary operations की हम बात कर रहे हैं. तो इस केस में अगर हमारे पास दो operations हैं तो field set जो भी set हम define कर रहे हैं वो field उस वक्त होगा when it is an abelian group under the first operation and it is a commutative group under the second operation after excluding the additive identity, या जो भी फर्स्ट वाला जो भी ऑपरेशन है उसकी आइडेंटिटी अगर आप एक्सक्लूड कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो अबेलियन ग्रुप अंडर द सेकंड ऑपरेशन भी बन जाता है. यानी इन दिस केस अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो इन दैट केस वी नीड टू एक्चुअली चेक फॉर द ग्रुप, द सेट टू बी ग्रुप set to be grouped under both addition and multiplication or first operation and second operation. But इसके लिए हम कब check करेंगे? After excluding the identity of first operation. Identity of एडिशन. ठीक है, ये दोनों अगर चीजें हमने ऐड कर ली, ये दोनों चीजें चेक कर ली हैं, एंड देन द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो हमने पहले भी देखा था, ये तीन चीजें अगर होल्ड कर रही हैं तो इसका मतलब है कि इट विल बी अ ग्रुप, इट विल बी अ फील्ड अंडर दीज टू ऑपरेशन. और उसको लिखने का जो तरीका है वो बेसिकली यहाँ पे नहीं है. आई विल चेक कि उसको किस तरह से लिखा जाता है फील्ड के केस में, लेकिन चेक करने के लिए जो है हमें दोनों चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी फॉर बोथ द केसेस, ग्रुप है कि नहीं है. ओके, सो यहाँ पर जो है अगेन एक एग्जांपल है. आई विल स्टॉप हेयर. ये एग्जांपल भी हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन ये कि ये एग्जांपल तो खैर मैं खुद करवाऊंगी आपको, और जो दूसरी एग्जांपल है मॉड्यूलो वाली वो आप लोग खुद करके आएंगे, एंड देन वी विल कंप्लीट दिस लेक्चर. और अगले वीक में आप लोगों का फर्स्ट क्विज भी मैं लूँगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं होमवर्क भी अपलोड कर दूँगी. क्विज आपका होगा नॉट ऑन मंडे बट नेक्स्ट वेडनेसडे, लेकिन उसमें जो चीज़ें इंक्लूडेड होंगी वो आज तक जो हम कर रहे हैं. ठीक है, इससे आगे मतलब ये कि यू शुड बी एबल टू फिगर आउट कि कोई भी हमारे पास जो चीज़ जो भी हम सेट वगैरह ले रहे हैं वो इन चीज़ों को सेटिस्फाई करके यू शुड बी एबल टू प्रूव. ठीक है, तो ये जो है आप सब लोग याद रखिएगा. तो आज का जो भी लेक्चर है ये मैं अपलोड भी कर दूंगी, अभी रिकॉर्डिंग इसकी हो रही है, यूट्यूब पे अपलोड करके मैं आप लोगों को बता भी दूंगी. लेकिन ये कि यू शुड बी एबल टू डू एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन आल्सो. तो जस्ट अ वार्म अप काइंड ऑफ क्विज होगा, तो अगले वेडनेसडे को इंशाल्लाह होगा. ठीक है, ओके, लेट्स स्टॉप हियर. मैम क्विज के बारे में पूछना था, ये ऑनलाइन ही होगा? हाँ जी, ऑनलाइन ही होगा क्विज. और ये कि अच्छा टाइम का जहाँ तक ताल्लुक है ना, क्योंकि वो क्लास के दरमियान में तो मैं नहीं ले सकती. ठीक है, सो इट्स एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन. चलो 1 मिनट रहता है, उसमें हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि अगले वेडनेसडे को फिर आप लोग किस टाइम पे दे पाएंगे क्विज. या तो 9 o'clock से 9:30 तक हो सकता है, या ये कि 6 o'clock से पहले हो सकता है. और देयर कैन बी अनदर ऑप्शन कि आपका मे बी थर्सडे को मैं ले लूँ, क्योंकि आपकी थर्सडे को क्लासेस नहीं होती, तो थर्सडे को जो है वो 6 o'clock के बाद हो सकता है. मैम जिस दिन क्लास होता है उस दिन 9 बजे के बाद बेशक ले ले, क्योंकि फ्लो में होते हैं. बाकी दिनों में शायद किसी और के क्लास हो कोई, या कोई और कमिटमेंट्स हो, तो जिस दिन क्लास हो. मुझे कोई इतराज नहीं है. ठीक है, तो 9 से 9:30. देखिए, क्विज विल नॉट बी मोर देन 10 to 15 मिनट्स इन लेंथ. मेरे क्विजेस जो होते हैं वो इतने लंबे नहीं होते कभी भी. ठीक है, लेकिन ये कि हाफ एन आवर मैं इसलिए देती हूँ ऑनलाइन क्विजेस में, क्योंकि अपलोड करना होता है आप लोगों को. तो हाफ एन आवर होगा या 25 मिनट्स होंगे. तो अब आप 9 to 9:30 का टाइम ठीक है फिर आप लोगों के लिए, सबके लिए, क्योंकि उसकी पिक्चर्स लेके आपको अपलोड करना पड़ेगा.
ठीक है? यस मैम, ठीक है जी मैडम, ये ठीक है। नेक्स्ट वेडनेसडे को जो है वो 9 to 9:30 होगा। जब तक ऑनलाइन क्लासेस है तो फिर ऑनलाइन ही होंगी हर चीज़। उसके बाद जाहिर है कि हम इंशाल्लाह फेस टू फेस में क्लास के उस पे आएंगे। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सो वी विल मीट ऑन मंडे इंशाल्लाह रिमोटली। ठीक है, ओके। जी जी बोले मैडम, काइंडली शेयर प्लीज योर ईमेल एड्रेस और ये जो पेपर्स हैं उनके लिए, प्रोजेक्ट के लिए, वो अगर हम आपसे ईमेल पे कोरेस्पोंडेंस कर लें। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं वैसे। चले ठीक है, मैं ठीक ईमेल है। एड्रेस अभी यहीं पे कर लेती हूँ वैसे। ईमेल एड्रेस भी मैं आपको दे देती हूँ, लेकिन ये कि अगर आप चाहें तो आप मैं यहाँ पे टाइप कर रही हूँ वैसे ईमेल एड्रेस। तो सारे लोग जो है ना वो, या ये कि आप फिर ठीक है यहाँ पे भी कर सकते हैं, टीम्स पे कर सकते हैं, या इस ईमेल पे कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को ना और ईमेल्स भी लोगों डिफरेंट जगहों से मिल जाती हैं, आईएसटी की ईमेल्स वगैरह, लेकिन उस पर मत कीजिएगा। आईएसटी की ईमेल बॉक्स जो है ना वो हमेशा फुल रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है और ऑफिशियल बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रही होती है, जा रही होती है, तो इसलिए आप लोगों की ईमेल्स जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मुझ तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। तो इसके अलावा कोई भी ईमेल एड्रेस मत यूज़ कीजिएगा, मोस्टली मुझे चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो या तो ये ईमेल एड्रेस का यूज़ करें, या ये कि बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप बेशक इस पे करें, एमएस टीम्स पर ही करें। मेरे पास नोटिफिकेशंस आ जाती हैं इसकी, तो आई वुड बी एबल टू। और फिर आप में से कोई अगर आके मुझसे मिलना भी चाहता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी ऑन टीम्स। और उसके बाद, क्योंकि मैं तो जा ही रही हूँ ना वहाँ, आप लोग नहीं आ रहे बिकॉज वैक्सीनेशन का इशू है, आईएसटी खुला हुआ तो है फुली। तो ये कि यू कैन, एंड आई वुड एक्चुअली प्रेफर कि आप में से जो आके मुझसे मिल सके और डिस्कस कर चुके, तो दैट वुड बी बेटर। लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो फिर आप लोग जो है वो डेफिनेटली ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टॉप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।